नमस्कार। आपको कैसा लगेगा अगर आपकी सैलरी से 50% से ज़्यादा पैसा डिडक्शन कर लिया जाए? ऐसा क्या लीगल बेसिस है कि कोड ऑन वेजेस के अंदर 50% सीलिंग अप्लाई किया जाता है डिडक्शन करने के लिए? क्या पीएफ, ईएसआई, स्टैट्यूटरी डिडक्शन 50% कैप लिमिट के ऊपर भी डिडक्शन हो सकता है? आज के इस एपिसोड में हम ये समझेंगे डिडक्शन का लीगल बेसिस क्या है और क्यों पीएफ डिडक्शन को एक्सक्लूड नहीं किया गया है। कोड ऑन वेजेस के सेक्शन 18 और सबसेक्शन 2 के हिसाब से टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द वेजेस और सैलरी इन ए पर्टिकुलर वेज पीरियड शैल नॉट बी एक्सीड 50%। इस सेंटेंस के पहले फ्रेज में मेंशन है टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन। ये फ्रेज ये डिस्टिंग्विश नहीं करता है कि ये स्टैट्यूटरी डिडक्शन है या नॉन स्टैट्यूटरी डिडक्शन। यहां से समझते हैं कि डिडक्शन क्या इंक्लूड करता है। इसका दो पार्ट है, एक है स्टैट्यूटरी डिडक्शन, दूसरा है वॉल्यूंटरी डिडक्शन। तो स्टैट्यूटरी डिडक्शन में क्या आता है? एम्प्लॉय की पीएफ कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय की ईएसआई कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय की लेबर वेलफेयर फंड, एम्प्लॉय की इनकम टैक्स की प्रोफेशनल टैक्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इनवाइव है, और ये सारे डिडक्शन डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाता है। ये प्योरली स्टैट्यूटरी है। अब चलते हैं वॉल्यूंटरी डिडक्शन क्या है। एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, कोई एम्प्लॉय ड्यूटी नहीं आ रहा है, उसका उतना दिन का सैलरी या वेजेस कट जाता है। दूसरा है फाइन, तीसरा है रिकवरी ऑफ एडवांस और लोन, और चौथा है डैमेज और लॉस। अगर आप किसी एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हो तो उसके बदले आपसे पैसा काटा जाएगा या उसको डिडक्शन मानी जाएगी। और पांचवा हो सकता है हाउस एकोमोडेशन और अम्यूनिटीज, जहाँ पे क्वार्टर होते हैं, टाउनशिप होते हैं, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हाउसिंग फैसिलिटी दे रखा है, तो वहां पे कुछ हाउसिंग अम्यूनिटीज जैसे पानी के बिल, बिजली के बिल और कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, टाटा स्काई हो गया, या इंटरनेट की फैसिलिटी दे रहा है, तो उसके बदले में जो डिडक्शन हो रहा है वो वॉलंटरी डिडक्शन में आ जाता है। तो सेक्शन 18 ये कहता है कि ये स्टैट्यूटरी डिडक्शन या वॉलंटरी डिडक्शन जो भी हो, ये सब मिला के 50% ऑफ द वेजेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें पीएफ क्यों एक्सक्लूड नहीं है? पहला क्राइटेरिया, सेक्शन 18 के अंदर जो टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन मेंशन है वो लीगली पीएफ को भी या पीएफ कंट्रीब्यूशन के डिडक्शन को भी परमिट कर देता है। तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, सारे डिडक्शन आ जाते हैं। दूसरा, कोई भी सेंट्रल रूल या स्टेट रूल पीएफ की डिडक्शन को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं। तीसरा, अर्लियर जब पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की डिडक्शन की डेफिनेशन थी, उसमें भी पीएफ कंट्रीब्यूशन 50% कैप लिमिट के अंदर आता था। और लास्ट में प्रोटेक्टिव इंटेंट ऑफ द लॉ, कि यहाँ पे लॉ ये बोल रहा है कि एम्प्लॉय की 50% डिडक्शन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और उसके साथ उसकी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी कंटिन्यू रहे। अब एक छोटा सा एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी भी एम्प्लॉय की ग्रॉस वेजेस है 20,000, तो उसके हिसाब से उसको डिडक्शन हो जाते हैं 50% कैप लिमिट के हिसाब से 10,000। मान लीजिए उसकी पीएफ कंट्रीब्यूशन 2400 रुपया हो जाता है, और ईएसआई कंट्रीब्यूशन 150 रुपया हो जाता है, इनकम टैक्स 3,000 हो जाती है, और उसकी कुछ लोन है जिसकी ईएमआई की रिकवरी 5,000 हो जाती है। तो ऐसे में उसकी टोटल डिडक्शन की अमाउंट 10,550 रुपया हो जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा 550 रुपया वो उस वेज पीरियड के अंदर एज ए डिडक्शन काउंट नहीं होगी, तो उसको एम्प्लॉयर अगले महीने काउंट कर सकता है उस वेज पीरियड के अंदर जिस पीरियड में वो पेरोल बना रहा है। तो उसमें मैक्सिमम 50% यानी 10,000 रुपया डिडक्शन कर सकता है। और यहाँ पे पीएफ डिडक्शन को लेके और एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन दे देते हैं। जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है उसको एज ए डिडक्शन नहीं मानी जाएगी। ये एक एडिशनल कॉस्ट जिसके लिए प्योरली एम्प्लॉयर लायबल है। एम्प्लॉयर अगर उस लिमिट को ओवरराइड करना चाहे, सरपास करना चाहे एम्प्लॉय की कंसेंट लेके, तो ये नहीं हो सकता। उसको उस स्टैट्यूटरी कैप लिमिट को फॉलो करना ही होगा। तो इसकी की टेकअवे यही है या कंक्लूजन यही है कि कोई भी एम्प्लॉयर चाहे भी या कोई भी एम्प्लॉय चाहे 50% कैप लिमिट को सरपास नहीं कर सकता। ये एक स्टैट्यूटरी गाइडलाइन है। तो आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिल रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी सैलरी से 50% से ज्यादा डिडक्शन हो रहा है हर महीने, या आपकी किसी की दोस्त की सैलरी से डिडक्शन ज्यादा हो रहे हैं, तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को उसके बाद शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज, ये वैल्यू को सेव कर पाए। तो थैंक यू, नमस्कार।